हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर की चल रही है फिजिक्स। हम बात कर रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की फिजिक्स की। तो बेटा, इस वीडियो में जो चैप्टर आपका 17वां कराया जा रहा है, आर्द्रता मापी, क्या है? आर्द्रता मिति। तो ये आर्द्रता मिति ये चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है और इसमें दो सूत्र के बेस पे आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। तो 1 या 2 नंबर का इस चैप्टर से 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, 101%, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। तो 1 या 2 मार्क्स का 100% आपको इस चैप्टर से मिलेगा। तो बेटा, आपको बताना चाहूंगा, देखिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटा, हम बिना किसी देरी के अब करते हैं चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर बहुत अच्छा है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तब आपके अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपको पता है शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स आप अच्छे से फिर कॉपी पे नोट कर लेना, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। आप अच्छे से वीडियो को देखो और क्वेश्चन को समझो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस जितना भी मैं इस वीडियो में कराऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। क्लास 11 एजी फिजिक्स है, चैप्टर आपका 17 है। चैप्टर का नाम है आर्द्रता मिति। तो समझो, देखो, औसांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण किया जाता है, यानी किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है औसांक ज्ञात करने के लिए। तो इसका आपको आंसर बताना पड़ेगा। भाई, औसांक ज्ञात करने के लिए उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, यानी कौन सा उपकरण है, कौन सा ऐसा यंत्र है जो औसांक ज्ञात करने के लिए आपका यूज होता है। तो उस जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आर्द्रता मापी। क्या हो जाएगा? आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी के माध्यम से हम औसांक को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि वायु का ताप इतना गिर जाए, यदि वायु का ताप इतना गिर जाए कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संतृप्त जलवाष्प हो जाए। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या कह रहा है? यदि वायु का ताप इतना गिर जाए कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संतृप्त जलवाष्प हो जाए तो क्या होगा? तो भाई क्या होगा? ओस गिरेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओस गिरती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि ओस पड़ने के लिए पानी का ताप होना चाहिए। भाई, ओस पड़ने के लिए पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ओस पड़ने के लिए पानी का जो ताप है वो होना चाहिए कितना? औसांक से कम। क्या होना चाहिए? औसांक से कम होना चाहिए ताप। क्लियर? तब ओस पड़ेगी। नेक्स्ट है धूसर पाला पड़ने के लिए अनुकूल अवस्था है। तो जो धूसर पाला पड़ने के लिए अनुकूल अवस्था है वो कितनी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समझो, धूसर पाला पड़ने के लिए उपयोग के लिए अनुकूल अवस्था कौन सी होती है? तो आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर भूमि के निकट का ताप कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता का मान कितना होता है? जो आपेक्षिक आर्द्रता है, इस आपेक्षिक आर्द्रता की हम परिभाषा भी समझेंगे कि आपेक्षिक आर्द्रता होती क्या है। तो यहाँ पे समझो कि आपेक्षिक आर्द्रता का मान है वो कितना होता है। तो आपको बता दें, सदैव 1 से कम होगा। इस आपेक्षिक आर्द्रता का मान सदैव कितना होगा? सदैव 1 से कम होगा। क्लियर? तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अब चलिए चलते हैं बेटे आगे की ओर। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए बेटे, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। क्या कह रहा है वो? कि जो निरपेक्ष आर्द्रता है वो क्या होती है। तो देखो, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आप लिखोगे कि वायु के एकांक आयतन में उपस्थित
वायु के एकांक आयतन में उपस्थित वायु के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प का द्रव्यमान। क्या बताओगे आप? जलवाष्प का द्रव्यमान। क्लियर? निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है आप बता देना कि वायु के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जिसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो उसे समझो। किस आपेक्षिक आर्द्रता की वायु को अधिक आरामदायक माना जाता है? किस आपेक्षिक आर्द्रता मतलब समझना, किस आपेक्षिक आर्द्रता की वायु को अधिक आरामदायक माना जाता है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप बताओगे 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50% की आपेक्षिक आर्द्रता को 50% की आपेक्षिक आर्द्रता को भाई 22 से 25 सेंटीग्रेड पर 50% की आपेक्षिक आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त करते हैं, तो आपको यह बताना है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किसके माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो आपको ध्यान रखेगा, यानी प्रतिशत के रूप में हम आपेक्षिक आर्द्रता को प्रदर्शित करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता मापी कितने प्रकार की होती है? तो आर्द्रता मापी जो है वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपको बतानी है। 3 प्रकार में देखो कौन कौन से प्रकार है। जो पहला प्रकार है आपका वो बता देना, रासायनिक आर्द्रता मापी। पहला प्रकार क्या है? रासायनिक आर्द्रता मापी। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है औषांक आर्द्रता मापी। क्या है? औषांक आर्द्रता मापी। अगर हम थर्ड की बात करें तो शुष्कार्द्र बल्ब आर्द्रता मापी। थर्ड है आपका वो है शुष्कार्द्र नहीं, शुष्कार्द्र है ना, तो ये होगा आपका इस प्रकार से, शुष्कार्द्र, ये शब्द होगा शुष्कार्द्र बल्ब आर्द्रता मापी। बल्ब आर्द्रता मापी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने अब पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है इसके, वो हम पढ़ेंगे आराम से और क्वेश्चन को समझेंगे। वीडियो को देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंटों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। और वीडियो को हर स्टूडेंट लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए बेटा बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाई जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना छोड़ें। चलिए बेटा, अगली जो हमारी हेडिंग है वो समझो। देखो हेडिंग है हमारी जलवाष्प। जलवाष्प के विभिन्न रूपों का कृषि पर प्रभाव, यानी जलवाष्प के विभिन्न रूप है उनका कृषि पर यानी खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझो। जैसे हमारी ओस है, ठीक है, तो ओस कृषि के लिए किस प्रकार से लाभकारी है। तो आपको पता है भाई कृषि के लिए ओस लाभकारी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो जल वाष्प के रूप में ओस ऊपर से पड़ती है तो वो पौधे के लिए आवश्यक होती है। किस प्रकार से, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओस गिरती कब है। देखो ओस जो है वो सामान्यतः शुष्क मौसम, कैसा मौसम शुष्क होगा तब आपकी ओस अवश्य गिरेगी, अर्थात सर्दियों में गिरती है। कब? सर्दियों में। आपके ओस की बात हो रही है ना कि पालक की बात। आप ओस को समझो, ओस है हेडिंग आपकी। ओस सामान्यतः शुष्क मौसम अर्थात सर्दियों में गिरती है और यह फसल के लिए क्या है, लाभकारी होती है। क्यों लाभकारी होती है समझो, क्योंकि इसके कारण कुछ ना कुछ पानी की मात्रा फसल को प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, जो शाम को ओस गिरती है वो फसलों की लाभकारी होती है। कुछ फसलों के लिए इसलिए लाभकारी होती है क्योंकि वो पानी है ना, ओस है वो पानी है, पानी फसलों के लिए प्राप्त हो जाता है। तो भैया ओस तो लाभकारी है, तो आपको ओस पता होनी चाहिए। ओस कब पड़ती है,
1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ओस पड़ती है शुष्क मौसम में और सर्दियों के मौसम में ओस अच्छी खासी गिरती है। ये फसलों के लिए लाभकारी होती है क्योंकि इसके कारण कुछ ना कुछ पानी की मात्रा जो है वो फसलों को प्राप्त हो जाती है। तो ये तो थी हमारी ओस। अब हम समझेंगे कि वर्षा, वर्षा कृषि के लिए किस प्रकार से लाभकारी है। चलो बेटा, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है वर्षा। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो वर्षा है वो खेती के लिए, कृषि के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से लाभकारी है। तो थ्योरेटिकल, ये थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है, इसे आप समझने की कोशिश करिए। देखो, जो वर्षा का जल है वो वनस्पति के बढ़ने में सहायक है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो वर्षा का जल है, जो वर्षा, जब वर्षा होती है तो आपने देखा होगा जो खेतों में धान, गेहूं, गन्ना या अदरवाइज जो भी फसल होती है, चना, मटर, ये एकदम से जब बारिश होती है तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसमें बढ़ोतरी होती है वनस्पतियों में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो वर्षा का जल है वो वनस्पतियों के बढ़ने में क्या है, सहायक है। तो आपको पता है कि वर्षा का जल जो होता है वो वनस्पतियों के बढ़ने में सहायक है। सीधे सीधे बोल सकते हो कि फसल के बढ़ने में भी सहायक है। वनस्पति की जगह फसल, क्योंकि वनस्पति क्या होते हैं, पौधे होते हैं, तो फसल भी आपका पौधा है। तो शुष्क प्रदेशों में, कहाँ, शुष्क प्रदेशों में जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसी कृषि सिंचित क्रियाओं को काम में लाया जाता है। ठीक, जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पे अगर वर्षा होती है तो वहां पर क्या होता है ना कि ऐसी जहाँ पे कृषि क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर कृषि की पैदावार होती है, कृषि होती है, तो सभी उस वहाँ पे क्या है कि सिंचित क्रियाओं को काम में लाया जाता है, जिससे वर्षा का अधिक से अधिक जल भूमि में रह सके। इससे क्या होगा, जब बारिश होती है तो वर्षा का जल अधिक से अधिक जल भूमि में रह सके। लगातार बादलों का होना अथवा असमय वर्षा, असमय का वर्षा का मतलब ये है कि जो समय से वर्षा ना हो, समय के बाद या पहले वर्षा हो, तो वो क्या होगी, असमय वर्षा। कभी कभी विशेषकर रबी के फसलों में अनेक रोगों का कारण भी बन जाती है, जिससे फसलों को नुकसान भी पहुंचता है। तो ये था है आपकी वर्षा। ठीक, वर्षा के बारे में आपने क्या लिखा कि भाई जो वर्षा है, वर्षा जल है वो वनस्पति के बढ़ने में सहायक है। बिल्कुल सही बात है। शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसी कृषि सिंचित क्रियाओं को काम में लाया जाता है। ठीक है, जहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो वहां पे सिंचित करने के लिए इस वर्षा जल का उपयोग वहां पे होता है, जिससे वर्षा का अधिक से अधिक जल भूमि में रह सके। लगातार बादलों का होना तथा असमय वर्षा यानी समय से वर्षा ना होना, जो समय से वर्षा नहीं होती है, टाइम बे टाइम बारिश होती है, वो क्या कहलाती है, असमय वर्षा। कभी कभी विशेषकर रबी के फसलों में अनेक रोगों का कारण भी बन जाती है, जिससे फसलों को नुकसान भी पहुंचता है। अब देखिए, अगली जो हेडिंग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुहासा और कोहरा। तो कुहासा और कोहरा किस प्रकार से फसलों पर असर डालता है, किस प्रकार से फसलों पर प्रभाव डालता है, उसके बारे में आप समझिए। चलिए बेटे, अगली पॉइंट आप समझिए। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कुहासा तथा कोहरा। कुहासा और कोहरा को आप अच्छे से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कुहासा और कोहरा। समझो, देखो कुहासा तथा कोहरा है क्या। देखो, कोहरा तो आपको जान रहे हो और कुहासा भी आप समझ रहे हो। इसको थ्योरी के माध्यम से समझोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखो, प्रायः कोहरे आदि का फसलों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जो कोहरा आजकल आ जाता है, अभी देखो ठंड का समय पड़ रहा है, अच्छे से आपको सुबह आपने देखा होगा कि सुबह सुबह भी कोहरा आ जाता है और शाम में ही कोहरा आना शुरू हो जाता है। तो जो कोहरा आता है उसका कोहरों पे, फसलों पे जो है विशेषकर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आगे समझो, परंतु लगातार लंबे समय तक रहने पर इसका प्रभाव भी पौधों पर अच्छा नहीं पड़ता। देखो, अगर ज़्यादा कोहरा आएगा और लगातार कोहरा आता रहेगा 10-15 दिन तक, तो इसका जो पौधे पर प्रभाव है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? 10-15 दिन तक अगर लगातार कोहरा आता रहेगा तो जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश अच्छे से पौधे को नहीं मिलेगा, और जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो आप जानते हो कि पौधा क्या है, डैमेज हो जाएगा। पौधे पे बहुत सारे रोग भी लग सकते हैं और फसल जो है वो आपकी अच्छी नहीं होगी। तो देखो, समझो आप डिटेल से। कुहासा तथा कोहरा, प्रायः कोहरे आदि का फसलों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु लगातार लंबे समय तक रहने पर इसका प्रभाव भी पौधों पर अच्छा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि इसका मुख्य कारण यही है कि इससे पौधों को प्रकाश उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। जब पौधों को प्रकाश उचित मात्रा में नहीं मिलेगा
तो जिससे क्या होगा, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भली प्रकार नहीं कर पाते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब है कि पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा कि इसके अतिरिक्त पौधे के रोग आदि भी बढ़ सकते हैं, फिर पौधे में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो देखो, कुहासा और कोहरे को आपने समझ लिया। कोहरे के बारे में इतना आपको बताना है कि खास कोहरे का पौधे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर लगातार कोहरा पड़ेगा तो लगातार कोहरा पड़ने पर फसल जो है, पौधे जो हैं, पौधों के लिए फिर अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पौधों को क्या नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा, और जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, फिर वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब नहीं बना पाएंगे तो पौधे में क्या हो जाएगा, बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे। तो देखो, कुहासा और कोहरा को आपने अच्छे से समझ लिया। अब जो हमारी अगली हेडिंग आएगी वो आएगी पाला। पाला क्या है? पाले का यानी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं, समझते हैं अगला टॉपिक क्या है, पाला। चलिए बेटे, अगली हेडिंग आप समझिए, पाला क्या है। पाला बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है फसल के लिए। तो वो ये कह रहा है कि पाले का कृषि पर यानी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझो आप, हेडिंग हमारी क्या है, पाला। अच्छे से समझो, यह फसल के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों हानिकारक है पाला? पाले से आपने देखा है कि पाला जब पड़ता है तो पूरी फसल की फसल नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से क्यों हानिकारक है, समझो पूरी डिटेल। यह फसल के लिए बड़ा हानिकारक है। कौन? पाला। इसके प्रभाव से फसलें क्या है, वो नष्ट हो जाती हैं। किसके प्रभाव से? इस पाले के प्रभाव से। निचले तापमान या शुष्क मौसम में पौधे की कोशिकाओं का द्रव जम जाता है, जिससे उनके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है और वे कोशिकाएं फट जाती हैं। बहुत कम समय के कारण फसलें कभी कभी उस समय भी नष्ट हो जाती हैं जब पाला पड़ने से पहले उसका वास्तविक अपक्षेपण नहीं होता। तो पाले से संबंधित इस थोड़ी सी थ्योरी को आप समझना, आप अच्छे से पाले को पेपर में लिखाओगे। तो पाला कृषि के लिए क्या है, फसलों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, जैसा कि आपने समझ लिया। यह फसल के लिए बहुत बड़ा हानिकारक होता है। इसके प्रभाव से फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं? क्योंकि निचले तापमान या शुष्क मौसम में पौधों की कोशिकाओं का जो द्रव है वो जम जाता है, जिससे उसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और वे कोशिकाएं फट जाती हैं। बहुत कम समय के कारण फसलें कभी कभी उस समय भी नष्ट हो जाती हैं जब पाला पड़ने से पहले उसका वास्तविक अपक्षेपण नहीं हो पाता। अब पाला से बचने के लिए फसल के लिए उपाय क्या है कि भाई पाले से बचा भी तो जा सकता है। तो हम अब इसके उपाय को समझेंगे। चलो बेटा समझो, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पाले से फसल के बचाव के उपाय। कौन से उपाय करो जिससे पाले से फसल को बचाया जा सकता है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि पाले की आशंका होने से पहले फसल की सिंचाई कर देनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अब पाला पड़ने वाला है, तो पाला पड़ने से पहले ही अपनी फसल में आप पानी लगा सकते हो, सिंचाई कर सकते हो। सिंचाई कर दोगे तो आपकी फसल जो है जो वो पाले से बच जाएगी। सेकंड पॉइंट कि फसलों की पाला अवरोधी किस्म होनी चाहिए। यानी फसल, जो भी आप फसल बो रहे हो वो आप ये देख लो कि पाला पड़ने पे ये फसल बेकार तो नहीं हो जाएगी, आपकी फसल नुकसान तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी फसल को बोना चाहिए जो पाला अवरोधी हो, पाला से भी बच सके वो फसल। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट समझो कि पौधों के आसपास वायुमंडल ताप बढ़ाने के लिए जगह जगह अलाव जलाने व धुएं की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपको पाले से इस फसल को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक उपाय आप ये भी कर सकते हो कि पौधे के आसपास आप वायुमंडल का टेम्परेचर है वो ताप है, ताप बढ़ाने के लिए आप जगह जगह अलाव का मतलब आप अलाव जला दो तो बाहर से क्या निकलेगा, धुआं और आग जलेगी। जलाने व धुएं की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये आपके 3 उपाय मैं आपको सटीक बताए मैंने। इन 3 उपायों से आप पाले से अपनी फसल को बचा सकते हो। अब हमने पाला भी पढ़ लिया, पाला के बाद हम पढ़ेंगे हिम और हिम के बाद ओला। तो अब हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी हिम। हिम क्या है? चलिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है हिम। हिम के बारे में समझेंगे, हिम क्या होता है। तो प्लीज़ आप ध्यान से टॉपिक को समझिए। इसकी जो नोट्स हैं वो आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। नोट्सों की आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपका काम है समझना। टॉपिक को आप समझिए। हिम, जिस स्थान पर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ताप का मतलब क्या है, टेम्परेचर,
कोई सा भी स्थान हो सकता है। वो कह रहा है जिस स्थान पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा, माइनस में आएगा, तो वहाँ क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जिस स्थान पर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है वहाँ की वायुमंडल की वायु जलवाष्प से संतृप्त नहीं होती। जब वहाँ की वायु जलवाष्प से संतृप्त नहीं होगी तब क्या होगा, वह जलवाष्प छोटे छोटे हिमकणों के रूप में परिवर्तित होकर रुई जैसे कणों के रूप में नीचे गिरने लगती है। आप समझ रहे हो, हिम के बारे में आप समझो अच्छे से तो आप समझ जाओगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। जैसे आप समझते हो बर्फ का गिरना, वो तो आपको समझ में आता होगा। हिम तो वही तो सेम प्रोसेस है। जिस स्थान पर ताप जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है यानी माइनस में चला जाएगा, जब माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ जैसा जम जाएगा। तो क्या होगा, वहाँ के वायुमंडल की वायु जलवाष्प से संतृप्त नहीं होगी। फिर क्या होगा, तो वह जलवाष्प छोटे छोटे हिमकणों के रूप में परिवर्तित होकर रुई जैसे कणों के रूप में नीचे गिरने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, हिम कहते हैं। इसका कोई भी आकार नहीं होता, कण छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इसका कोई भी आकार नहीं होता। तो आपको बताना पड़ेगा भाई हिम क्या है। तो हिम क्या पढ़ा आपने कि जिस स्थान का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है और वहाँ के वायुमंडल की वायु जलवाष्प से संतृप्त नहीं होती तो वह जलवाष्प छोटे छोटे हिमकणों के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित होकर रुई जैसे कणों के रूप में नीचे गिरने लगती है। इसी को हम हिम कहते हैं, इसका कोई भी आकार नहीं होता। अब जो बेटा अगली हेडिंग है वो हम पढ़ेंगे ओला। ओला किस प्रकार से फसलों के लिए उपयोगी है, यानी उपयोगी तो नहीं हो सकता ओला, मतलब फसलों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ता है, ये हमें पढ़ना है। अब अगली हेडिंग क्या आएगी, ओला। चलिए बेटे अब पढ़ेंगे हम ओला। क्या समझेंगे, ओले को समझेंगे। ओले के बारे में पढ़ेंगे, जो वायुमंडल से ओला बरसता है उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ओले के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो ओला, जब बरसते हुए पानी की बूंदें ऊंचे वायुमंडल की ऐसी सतह से गुजरती हैं जहां का ताप कितना हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, तो वे पानी की बूंदें जमकर छोटे छोटे हिमकणों के रूप में बदल जाती हैं। आप समझ गए। देखो, जब बरसते हुए पानी की बूंदें ऊंचे वायुमंडल की ऐसी सतह से गुजरती हैं जहां का टेम्परेचर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कैसा हो, कम हो, तो वे पानी की बूंदें तो पानी की जो बूंदें होती हैं वो जमकर छोटे छोटे हिमकणों के रूप में बदल जाती हैं। यह हिमकण बन जाते हैं तथा वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिर जाती हैं। इन्हें हम ओला कहते हैं। इनका व्यास 5 मिमी से 50 मिमी तक हो सकता है। आपने समझा ओला क्या होता है। भाई जो हिमकण होते हैं ना, जो छोटे छोटे, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे डिग्री चला जाएगा तो वो बर्फ बन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जो पानी की वो छोटे छोटे बूंदें होती हैं वो हिमकणों के रूप में बदल जाती हैं। जो हिमकण होते हैं, वही हिमकण जब वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो वही बन जाता है ओला। उसी को हम क्या कहते हैं, ओला। आपने यही तो समझा कि जब बरसते हुए पानी की बूंदें ऊंचे वायुमंडल की ऐसी सतह से गुजरती हैं जहां का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो वे पानी की बूंदें जमकर छोटे छोटे हिमकणों के रूप में बदल जाती हैं। ये हिमकण बन जाते हैं तथा वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिर जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ओला कहते हैं। इसका जो व्यास है वो 5 मिमी से 50 मिमी तक हो सकता है। अब हम आगे समझेंगे ओसांक की परिभाषा। ओसांक की परिभाषा क्या है। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जितने भी मित्र हैं सभी को अपनी वीडियो ये शेयर कर दीजिए, जिससे घर बैठे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें। कि ठंड का मौसम है, कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही, आराम से रजाई के अंदर मोबाइल लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। चलिए बेटे समझिए, अगली जो हमारी परिभाषा है वो है ओसांक की। ओसांक की परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ओसांक की परिभाषा क्या है समझो। देखो, ओसांक वह तापमान है। क्या है, ओसांक एक टेम्परेचर है, वह तापमान है जिस पर ओस बनती है। क्या बनती है, आप क्या बताओगे। ओसांक वह तापमान है जिस पर ओस बनती है तथा इससे वातावरण की नमी के विषय में पता चलता है कि वातावरण में नमी कितनी है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे वातावरण की नमी के विषय में पता चलता है। यह वह तापमान है
जिस पर वायु को नियत दाब पर ठंडा करते हैं तथा पानी की मात्रा संतृप्त हो जाती है। तो ओसांक की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि भाई ओसांक वह तापमान है जिस पर ओस बनती है तथा इससे वातावरण की नमी के विषय में पता चलता है। किससे? इस ओसांक से। यह वह तापमान है जिस पर वायु के नियत दाब पर ठंडा करते हैं तथा पानी की मात्रा संतृप्त हो जाती है। अगली जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, अगली जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपेक्षिक आर्द्रता की। जब हम आपेक्षिक आर्द्रता की परिभाषा को समझ लेंगे, इसके बाद इस चैप्टर के हम आंकिक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक 2-3 बार देख लीजिए आप, तो टॉपिक 100% आपका रट जाएगा। ठीक, और इसके जो PDF नोट्स हैं वो आपको शाम तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें। चलिए चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटा, अगली जो हमारी है हेडिंग वो है आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता को अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में बोला जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोला जाएगा बेटा? आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा? आपेक्षिक आर्द्रता को रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या है इसे समझिए, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। तो देखो, किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित, किसी भी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प के द्रव्यमान तथा उसी ताप पर उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और इस आपेक्षिक आर्द्रता को प्रायः हम इस प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किससे व्यक्त करते हैं, किसके रूप में ये प्रदर्शित करते हैं। तो आपेक्षिक आर्द्रता को परसेंटेज में, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो परिभाषा आपने समझी कि भाई किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान तथा उसी ताप पर उसी आयतन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अब बेटे क्या होगा, अब आपके आंकिक क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व होंगे। 2 सूत्र हैं, 2 सूत्र बेस पे सभी आंकिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस चैप्टर के जो आंकिक है आर्द्रता मिति के, ये 2 सूत्र की बेस पे आंकिक क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं अब आपको 2 सूत्र बताऊंगा और इसके बाद आंकिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए, जो बेटा आपके सूत्र हैं वो समझो। पहला आपसे आपेक्षिक आर्द्रता निकलवाएगा। तो जो पहला सूत्र है वो है आपेक्षिक आर्द्रता निकालने का। आपेक्षिक आर्द्रता निकालने का क्या सूत्र है कि ओसांक पर संतृप्त जलवाष्प दाब अपॉन वायु के ताप पर संतृप्त जलवाष्प दाब इनटू 100%। ठीक, एक तो आपका ये सूत्र है आपेक्षिक आर्द्रता निकालने का। दूसरा है ओसांक। ओसांक को हम रिप्रेजेंट करेंगे T0 से। इसका ओसांक निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है? T1 माइनस F और ब्रैकेट में T1 माइनस T2। अब समझिए, जहां जो T1 है आपका, ये आप T1 रिप्रेजेंट कर रहे हो, T1 दिखा रहे हो, तो T1 क्या है? जहां T1 शुष्क वाल्व का ताप है और इसके बाद जो आपका T2 है तो T2 आर्द्र वाल्व का ताप है। इसके बाद जो आपका F बचा, तो F क्या है? ग्लेशियर का गुणांक है। तो ये 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है आपेक्षिक आर्द्रता का, आपेक्षिक आर्द्रता निकलवाएगा। दूसरा तो सूत्र है ओसांक का, आप क्या से ओसांक भी निकलवा सकता है। तो इन्हीं दोनों हम सूत्रों के बेस पे क्या करेंगे, अब आपके आंकिक क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं वो हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए, आपको अगर मेरे चैनल से जुड़ना है, आपको अपने परिवार से जुड़ना है, आपको जुड़ना है YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से, तो आप संपर्क करिए 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा। आप अच्छे से फिजिक्स, मैथ, बॉटनी तीनों सब्जेक्टों की अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बेटा अब हम करेंगे आंकिक क्वेश्चनों को सॉल्व। चलिए बेटा, पहला आंकिक क्वेश्चन आपके सामने देखो, पढ़ लो पहले। एक दिन वायुमंडलीय ताप 16.5 सेंटीग्रेड तथा ओसांक 12 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि संतृप्त जल का वाष्प दाब है वो 12 सेंटीग्रेड पर 10.46 मिमी पारा, ठीक है, तथा 16.5 सेंटीग्रेड पर 14.03 मिमी पारा हो, तो उस दिन की आपेक्षिक आर्द्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना पड़ेगा भाई, गिवन वैल्यू देख लो, वायुमंडल का पहले देख लो आप दाब, जो वायुमंडलीय ताप है, नहीं दाब नहीं ताप,
तो आप देख लिखोगे वायुमंडलीय ताप क्या है भाई, वायुमंडलीय ताप बताओ कितना है। वैल्यू दे रखी है, हाँ बिल्कुल दे रखी है। कितनी? 16.5 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओसांक कितना दे रखा है इसमें? ओसांक दे रखा है 12 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ओसांक कितना हो जाएगा? ओसांक बराबर है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आपका देखो सूत्र आप क्या लगाओगे? बोलो। सूत्र आपको पता है कि जो आपेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या होता है? ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प दाब। क्या लिखोगे? ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प दाब अपॉन क्या लिखोगे आप? वायु के ताप पर। क्या लिखोगे? वायु के ताप पर संतृप्त जल वाष्प दाब। संतृप्त जल वाष्प दाब इंटू 100। ठीक, 100% लगा लो या 100। तो देखो ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प दाब कितना था आपका? ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प। तो ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प की बात करोगे तो 10.46। कितना? 10.46। अगर आप वायु के ताप पर संतृप्त जल वाष्प की बात करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 14 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? एक सेकेंड रुकिए। क्या दे रखा है? वायु के ताप पर संतृप्त जल वाष्प। तो वायु के ताप पर जो संतृप्त जल वाष्प है ये हो जाएगा 14.03। तो सीधे सीधे आप दोनों की वैल्यू रख दो। ऊपर वैल्यू कितनी आएगी? ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प कितना आएगा? आप समझ सकते हो 10.46। तो आप 10.46 कर दो अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आपका? 14.02। तो 14.02 लिख दो। इनटू में कितना लिखना है आपको? 100 सूत्र का। 2 अंक के बाद दशमलव नीचे है, 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव काट दो। अब मुझे इसका आंसर चाहिए। आप कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आया, और मैं अपना आंसर आपको बता दे रहा हूँ फिलहाल। अब मेरा आंसर है 74.55। अगर आपका 74.55 आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। कमेंट करके इस कैलकुलेशन को पहले सॉल्व करिए, और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे बताइए आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा। वही आंसर यहाँ पे फीड कर लेना आप। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, 100% मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आया। अब चलते हैं अगले आपके क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। एक दिन वायुमंडलीय ताप जो है वो 18 सेंटीग्रेड तथा ओसांक 10 सेंटीग्रेड है। यदि संतृप्त जल वाष्प दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9.205 मिमी पारा तथा 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15.460 मिमी पारा हो तो उस दिन की आपेक्षिक आर्द्रता की गणना कीजिए। आपको सूत्र पता है कि आपेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता। तो आपेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प दाब। यह लिख लो, ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प दाब। और नीचे क्या लिखोगे? नीचे आपको मैंने बताया था कि वायु के ताप पर संतृप्त जल वाष्प। किसके ताप पर? वायु। चलिए क्या लिखोगे आप? वायु के ताप पर संतृप्त जल वाष्प दाब। क्लियर? इनटू में कितना? 100। ठीक, अब आप समझो। तो भाई ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प दाब कितना है? गिवन वैल्यू इसमें पहचानना सीख लो। तो देखो ओसांक पर संतृप्त जल वाष्प कितना है आपका? ये हो जाएगा पहला वाला 9.205, और इसके बाद वायु के ताप पर संतृप्त जल वाष्प कितना हो जाएगा? तो आप पहचानना सीखो। ये हो जाएगा 15.460 मिमी। ठीक,
तो आराम से सूत्र में वैल्यू पुट कर दो। 9.205 कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना जाएगा 15.460। 15.460 इंटू कितना है 100 है। तो बहुत अच्छी बात कि 3 अंक के बाद पॉइंट नीचे है, 3 अंक के बाद पॉइंट ऊपर है। पॉइंट से पॉइंट आप काट लीजिए, इसकी कैलकुलेशन करिए और कैलकुलेशन मुझ करके मुझे बताइए इसका फाइनली आंसर है वो क्या आएगा। कमेंट करिए और बताइए मुझे। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप लिखना कमेंट में कि दूसरे क्वेश्चन का कितना आंसर है वो मुझे आप बताइए। मेरे अनुसार है वो आ रहा है 59.16%। 59.16%, ठीक है। क्यों परसेंट आ रहा है, क्योंकि ये चलेगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ही आएगा, ठीक। आप परसेंटेज लिख भी सकते हो। तो 59.60%। आप बताइए आपका आंसर कितना आया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दिन ओसांग का मान 5 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि उस दिन वायु का जो ताप था वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम जलवाष्प दाब क्रमशः 11.9, ये 11.9 है, यहाँ पे पॉइंट है, 11.9 मिमी पारा तथा 6.55 मिमी पारा हो तो, मिलीमीटर है ये पारा हो तो आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपने सूत्र क्या लगाया, सूत्र वही रहेगा आपका, सूत्र इसलिए मैंने रफ नहीं करा, सूत्र आपका वही रहेगा। आपेक्षिक आर्द्रता बराबर ओसांग पर संतृप्त जलवाष्प दाब अपॉन वायु के ताप पर संतृप्त जलवाष्प दाब बराबर 100%। क्लियर। तो देखो आप समझिए, यहां पे देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश ये कीजिए, आप क्या कह रहा है कि एक दिन ओसांग का मान 5 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि उस दिन वायु का ताप कितना 14 डिग्री सेंटीग्रेड था। 9 5 14, चलिए समझिए। यदि 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, यदि 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम जलवाष्प दाब क्रमशः कितना 11.9 मिमी पारा तथा 6.5 मिमी पारा हो तो आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद मुझे बताइए इसका कितना आंसर आएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, ठीक। कितना दिया है इसने भाई, 11 मिमी पारा था जबकि 6.5 मिमी पारा हो, तो आप क्या करोगे, आपको ये करना है इसमें ना कि ये 11.9 है ना, 11.9 माइनस 6.5 कर लेना आप, ठीक है। कितना कर लोगे 6.5। अब क्या करोगे आप, चलिए समझिए। फिर क्या दे रखा है, वायु के ताप पर संतृप्त जलवाष्प दाब, ये दे रखा है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा। देखो ये दिया है भाई, यदि एक दिन ओसांग का मान 5 डिग्री सेंटीग्रेड था जबकि उस दिन वायु का ताप कितना था 16 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम जलवाष्प दाब, भाई आपका नीचे क्या हो जाएगा आप समझो। देखो नीचे हो जाएगा आपका 14 - 5, ठीक। तो आप नीचे कितना लिखोगे 14 - 5 इंटू कितना लिखोगे 100, इंटू कितना लिखना है 100। अब देखो आपको करना क्या है भाई, 11.9 में से 6.5 जब आप घटाओगे तो आपका बच जाएगा 5.35। कितना बचेगा 5.35, ठीक। आप घटा के देख लेना 5.35। 14 में से 5 घटाओगे आप, आपको मिलेगा 9, ठीक। इंटू करोगे आप 100। आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि इस 100 की और इसके साथ मल्टीप्लाई करके 9 से दे देना भाग, और भाग देने के बाद आप मुझे बताइए आपका आंसर कितना आया कमेंट करके। मेरे हिसाब से 59.44 इसका आंसर आना चाहिए। कितना 59.44 इसका आंसर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट करिए इसका आंसर कितना आया। अब चलते हैं दूसरे वाले सूत्र पे, निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे अब, ओसांक। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो आप समझ ले लो अच्छे से, ठीक है। इस क्वेश्चन के चांस थोड़े लग रहे हैं, लेकिन इससे चैप्टर से न्यूमेरिकल भाई थोड़ा सा डाउट है, न्यूमेरिकल इससे नहीं आएगा, लेकिन एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल वाले थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन आंकिक सीख लो आप, इससे क्या होगा जब आप यूपी कैडेट के एग्जाम में बैठोगे तो आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगी।
क्वेश्चन है देखो, शुष्काद बल्ब आर्द्रता मापी के सूखे तथा गीले बल्ब का ताप क्रमशः 11 सेंटीग्रेड और 9 सेंटीग्रेड है, तो ओसांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप सॉल्व कैसे करोगे इसे, देखो सूत्र लगाओगे आप। सूत्र क्या है, T0 बराबर T1 माइनस एफ और T1 माइनस T2। ठीक है, सूत्र लगा लो। ठीक, तो देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप T1 देखिए, T1 की वैल्यू क्या है। तो देखो T1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी इसमें 11, क्या है 11 माइनस, अब एफ क्या है आपको बताया था ग्लेशियर गुणांक है, तो कितना हो जाएगा 2.02, तो 2.02। ठीक, T1 आपको पता है कितना है भाई 11 है, माइनस T2 कितना हो जाएगा आपका 9 है, तो कितना हो गया 9 हो गया, 11 माइनस 2.02। ठीक, और ब्रैकेट में देखो 11 में से 9 गया, कितना बचा आपका 2 बचा, 2 से कर लो इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 सपर का सिपरी सपर, 2 दूनी 4, यहाँ लगेगा आपका पॉइंट, और 11 माइनस हो जाएगा, 11 में से 4.04 आप घटा लोगे तो कितना आएगा भैया, आपका आ जाएगा 6.96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका क्या हो गया, ओसांक हो गया, क्या हो गया, ओसांक हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, शुष्काद बल्ब आर्द्रता मापी के सूखे तथा गीले बल्ब का ताप क्रमशः कितना है, 13 सेंटीग्रेड और 8 सेंटीग्रेड है। यदि 13 सेंटीग्रेड पर ग्लेशियर गुणांक 1.95 हो तो ओसांक का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र आपका वही है, T0 बराबर T1 माइनस एफ और T1 माइनस T2। चलो इसे सोल्व करते हैं। तो देखो T1 इसमें कितना दे रखा है, T1 आपका दे रखा है 13, आप 13 रख लो। एफ कितना दे रखा है, एफ देखो क्या है ग्लेशियर गुणांक है, ग्लेशियर गुणांक कितना है 1.95। इसके बाद T1 कितना है 13 और T2 कितना है आपका 8 है, कितना है 8 है। अब आपको देखो 13 माइनस 1.95 गुणा 13 में से 8 गया, कितना बचा आपका 5 बचा। अब इस 5 की 1.95 के साथ क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 9 45, 45 2 47, 47 के साथ हासिल लगे 4, 5 कम 5 और 4 कितना हुआ 9। ठीक, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लो। यह कितना है 13, 13 में से 9.75 को आप लेस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका 3.25 डिग्री सेल्सियस आपका बच जाएगा। तो ओसांक कितना आया निकल के, आंसर आपका आ गया निकल के, ओसांक बराबर 3.25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बेटा इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।